उसके बाद आ जाता है जी मुँह के ज़रिए दी जाने वाली अद्वियात। अब जब ओरली जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ के लिए, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो आ जाता है वो जी ज़माइड आ जाता है, ठीक है, मेटफॉर्मिन आ जाती है। उसके बाद इसमें आ जाती है हमारे पास ग्लिपिज़ाइड आ जाती है, ठीक है, और ग्लिब्रामाइड आ जाती है, बुफार्मन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये ओरल मेडिसिन है जो दी जाती हैं शुगर के लेवल को ये कंट्रोल कर रही होती हैं। उसके बाद आ जाता है जी निज़ाम में दौरान खून में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि जो हमारे दिल या शरीयानों से रिलेटेड जो भी मसाइल होंगे उसमें जो मेडिसिन दी जाती है। अब इसमें जो सबसे पहले उसने सवाल लिखा है जी हाइपरटेंशन पर नोट लिखा है, इसको कंट्रोल करने के लिए दवा की अद्वियात की दर्जाबंदी करें। अब स्टूडेंट हाइपरटेंशन क्या होता है कि अगर ब्लड प्रेशर जो है बहुत कॉमन ये बीमारी है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर कोई भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बीमारी होगी तो ये उसमें जो है साइन सिम्टम के तौर पर प्रेजेंट करेगा, ठीक है। हाइपरटेंशन कहते हैं कि अगर ये जिस्म में खून का दबाव इतना ज़्यादा हो जाए कि खून का दबाव नापने वाला आने पर इसकी रीडिंग सिस्टोलिक प्रेशर 140 से जो है वो 200 और डायसिस्टोलिक प्रेशर वो 90 से 110 हो जाए तो इस कैफियत को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट नॉर्मली इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, ठीक है। 120 जो होता है वो उसका सिस्टोलिक होता है, ठीक है, जिसमें हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जब दिल के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके वो फिर क्या करते हैं कि बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120 होता है। लेकिन हाइपरटेंशन के केस में ये कितना हो जाएगा 140 से लेके 200 तक इसकी रीडिंग जा सकती है। और जो डायसिस्टोलिक होता है जिसमें हार्ट ने रिलैक्स करना होता है, ठीक है, उसमें ये जो है वो 90 होता है, 80 होता है। लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसमें ये 90 से लेके 110 तक चला जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को कम करने वाली जो अद्वियात हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बीटा ब्लॉकर आ जाता है, ठीक है, ये बीटा ब्लॉकर, ठीक है, क्या और फिर उसके बाद डायरेटिक्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास मतलब ये यूरिनेशन को जो है वो काम करके यूरिनेशन को बढ़ा के जो है ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो होती हैं ये भी जो है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेंगी, हार्ट रेट को नॉर्मल कर रही होती हैं, ठीक है। और फिर इनका क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक इंजाइम होता है एंजियोटेंसिनोजन इंजाइम, ठीक है, ये उसको ब्लॉक कर रही होती है। फिर उसके बाद आ जाता है जी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, और फिर बराह रास्त खून की नालियों को खोलने वाली अद्वियात। और फिर क्योंकि ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर की जो खून की नालियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या करती हैं ये वाली मेडिसिन उनको डायलेट कर देती हैं, उनको खोल देती हैं और ब्लड का प्रेशर जो है वो नॉर्मली वहाँ से पास हो जाता है। अब जो बीटा ब्लॉकर है स्टूडेंट उसके अंदर हमारे पास आ जाती है एटिनोल आ जाती है, ठीक है, और प्रोपिनोल आ जाती है, ठीक है। और फिर जो डायरेटिक्स होती हैं, ठीक है, डायरेटिक के अंदर हमारे पास फ्रूसामाइड आ जाती है, ठीक है, या फिर अमाइलोराइड आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे पास आ जाती है जी अमाइलोडाइपिन बेसिलेट आ जाता है या फिर वेरापामिल आ जाती है, ठीक है। और जो खून की नालियों को खोलती है उसके अंदर सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड आ जाती है, ठीक है। ये जो है इनकी यहाँ पे क्लास लिखी हुई है मेडिसिन की और यहाँ पे ये जो है इस तरफ है ये इनकी जो है एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दीगर अद्वियात। दीगर अद्वियात में कहता है कि मसलन फ्रूसामाइड आ जाता है, ठीक है, यानी कि जो फ्रूसामाइड होती है ये भी मतलब मल्टीपल तरीक़ों से काम कर रही होती है। उसके बाद आ जाता है जी शरीयानों को खोलने वाली अद्वियात, वेज़ोडाइलेटर आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। अब वेज़ोडाइलेटर्स जो हैं इसमें कहता है जी हम सबसे पहले जो डिस्कस की हुई है उसने पेंटॉक्सीफाइलिन आ जाती है, फिर उसके बाद निकोटाइलिन अल्कोहल आ जाती है, उसके बाद जो थर्ड वाली है जी वो स्लो टासोजोल आ जाती है, ज़ेंथापोलो बेनेक्टोनेट आ जाती है और पैफ्लोमेडल आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हमारी जाके शरीयानों को डायलेट कर देते हैं, ठीक है, इनको खोल देते हैं। उसके बाद है जी दिल के दर्द को कम करने वाली अद्वियात। दिल का दर्द क्या होता है जी अंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को जो है ना वो सीने में दर्द महसूस होती है। अब दर्द हम किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये दिल का दर्द है या फिर किसी और चीज़ का भी दर्द हो सकता है। तो इसकी खासियत ये होती है स्टूडेंट ये जो है ना पेन सीने से जो है ना बाएं कंधे में जाएगा, ठीक है, उससे बाजू में जाएगा, बैक में भी जाता है, ठीक है, कमर पर भी जाता है और फिर उसके बाद बाजू का ये जबड़ों पर भी जाता है, ठीक है। अब शरीयानों में फिर उसके क्या होता है कि दिल की शरीयानों में खून कम पहुंचता है जिसकी वजह से दिल को ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना ये एंजाइना पेक्टोरिस का मसला होता है। अब इसमें जो मेडिसिन दी जाती है उसमें सबसे पहले तो हम जो है रगों को फैलाने वाली मेडिसिन देंगे जिसमें नाइट्रोग्लाइसिन आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद है जी कीमियाई साख्त की
बिना पर दर्जा बंदी। अब इसके अंदर जो है कि मैं साथ मतलब के केमिकल्स जो हैं जो जाके जो है ना रिसेप्टर्स को एक्सेप्टेबल मतलब उनके साथ बाइंडिंग कर लेते हैं और फिर जाके जो है ना मतलब उस पेन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो है ना हमारे पास सोडियम नाइट्रेट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दर्जाबंदी बिल लिहाज असर पजीरी। उसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि जी कम मुद्दत के लिए असर करने वाली यानी कि जिन शॉर्ट एक्टिंग होगी थोड़े टाइम के लिए असर करेंगी, जिसमें हमारे पास नाइट्रोग्लाइसिन आ जाती है। और एक ऐसी है जो इंटरमीडिएट एक्टिंग करती है, ठीक है, दरमियानी मुद्दत के लिए। उसमें हमारे पास नाइट्रोग्लाइसिन आ जाती है जो कि मुंह के रास्ते दी जाती है, जो कि मुंह में आहिस्ता आहिस्ता खारिज होती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगी कि जज़ब होगी ब्लड में जाके, फिर ज़्यादा मुद्दत के लिए असरअंदाज होने वाली लॉन्ग एक्टिंग। अब इसमें कहता है कि नाइट्रोग्लाइसिन ये इसमें भी नाइट्रोग्लाइसिन ही आ जाती है, लेकिन ये क्या इसका इखराज जो होता है बॉडी से वो बहुत आहिस्ता होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास मुतफर्रिक दर्जाबंदी आ जाती है, मतलब इसके अलावा इसमें हमारे पास पेपाविरिन आ जाती है, एटिनोल आ जाती है, एटिनोलोल आ जाती है और फिर प्रोपानोल आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो कि एंजाइना पेक्टोरिस को भी कम करती हैं। उसके बाद है जी दिल की बेकायदगी दूर करने वाली अद्वियात। अब दिल की जब स्टूडेंट जहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर होगा फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो भी कम ज़्यादा होगी, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कुछ लोगों के अंदर ये बहुत कम होती है, ठीक है। तो अब कहता है कि अब हार्ट के रेट को इस चीज़ को क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि एंटी अरिथमिक ड्रग्स, और जब ये रिदम ख़राब हो जाती है तो फिर इसको एरिथमिक कहते हैं, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए हम एंटी एरिथमिक ड्रग देंगे। ऐसी कैफियत जिसमें दिल की धड़कन बेकायदा हो जिसकी वजह से नब्ज़ और दिल की धड़कन मुतवाज़न नहीं रहती, इसे दिल की बेकायदगी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेडिसिन दी जाती है उसमें हमारे पास लिडोकिन आ जाती है, एटिनोलोल आ जाता है, प्रोपानोलोल आ जाता है, उसके बाद सोटालोल आ जाता है और फिर उसके बाद क्यूनिडीन सल्फेट आ जाता है। ये मेडिसिन जो है हम लोग देंगे जी हार्ट की रिदम को ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी ठीक करेगी और उसके साथ जो है ये जो रिदम है उसको भी ठीक करेगी। उसके बाद है जी दिल के फेल होने में इस्तेमाल होने वाली एडवियात। अब ये है कि हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक जो हो जाता है, ठीक है, जिसमें अब क्या होता है कि जो ब्लड की सप्लाई है बाजू का हार्ट को नहीं पहुँचती, ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस में दर्द हो रही है पेशेंट को इसी वजह से। तो कहते हैं कि अगर ये सप्लाई ज़्यादा टाइम तक स्टॉप हो जाए तो हार्ट के टिश्यूज डेड होना शुरू हो जाते हैं। जब डेड होंगे तो फिर हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ जाता है। इस कैफियत में दिल ज़रूरत के मुताबिक खून पंप नहीं कर सकता, ठीक है। दिल के मसल्स को मुनासिब खून नहीं पहुंचता जिससे दिल के खुलिये जो होते हैं वो मुर्दा हो जाते हैं, ठीक है, और जिसे दिल का फेल होना कहते हैं, ठीक है, कि हार्ट को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही जिसकी वजह से हार्ट काम नहीं करेगा, ठीक है, और उसके जो टिश्यूज़ हैं ये सेल हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें जो हम मेडिसिन देते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है जी डिजिऑक्सिन आ जाता है, डिजिटॉक्सिन आ जाता है, उसके बाद हमारे पास नाइट्रोप्रोसाइड आ जाती है, डोपामिन वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट डायरेटिक्स दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिर्गी की तारीफ़ करें और ये जिसको एपिलेप्सी भी कहते हैं और इसकी मुख्तलिफ इकसाम बयान करें और मिर्गी का इलाज तहरीर करें, ठीक है। अब एपिलेप्सी या फिर जो मिर्गी है स्टूडेंट एक ऐसी बीमारी होती है जो कि हमारे मतलब दिमाग से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है ना झटके लग रहे होते हैं, ठीक है। जब झटके लग रहे होते हैं तो उस इंसान को जो है ना कुछ टाइम के लिए उसकी ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट झटकों में जाता है। अब कहते हैं कि मिर्गी एक दिमागी बीमारी है जिसमें मरीज़ को शदीद दौरे पड़ते हैं। इसमें इसकी वजूहात में या इसका कोई हिस्सा मुतासिर होना शामिल है, ठीक है। अब दिमाग का कोई हिस्सा मुतासिर होना शामिल है। अब ये क्यों मतलब होती है उसकी रीज़न ये कि हमारे जो दिमाग का कोई ना कोई एक एरिया होता है जो कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, उसके अंदर कोई बीमारी चल रही होती है जिसकी वजह से जो है ना ये मसला बनता है। अब कहते हैं जी दौरे की इकसाम, ठीक है। अब दौरे की इकसाम का मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह से ये स्टूडेंट के लोगों को मतलब अफेक्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है जुज़वी दौरे जिनको हम पार्शियल सीजर भी कहते हैं। इसके समय दिमाग के किसी मखसूस हिस्से में दौरे की वजूहात पैदा होती हैं और इसके तीन इकसाम है। इसमें भी कहते हैं कि मतलब ये क्यों हो रहे होते हैं कि दिमाग का कोई एक हिस्सा मखसूस हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि अफेक्ट हुआ होता है किसी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट ट्रॉमा की वजह से या फिर जेनेटिकली ही या फिर पैदाइशी तौर पर ही ऐसा होता है, ठीक है। तो तीन इकसाम होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है जी सादा जुज़वी दौरे, ठीक है। अब ये जो है जब ये दौरे पड़ने
पढ़ेंगे तो इनकी ना एक एपिसोड होती है, कुछ लोगों को जो है ये 1 मिनट के लिए होता है, कुछ को 2 मिनट के लिए, किसी को 3 मिनट के लिए, मतलब ये डिफरेंट टाइम के लिए कैफियत जो है ना बरकरार रहती है। कहते हैं कि अगर ये 60 से लेकर 90 सेकंड तक होता है, ठीक है, तो कहते हैं कि मरीज़ के दौरे की तमाम तफसीलात बयान कर सकता है, ठीक है मरीज़, यानी उसके साथ क्या हो रहा था उसको सारा कुछ पता होता है पेशेंट को, ठीक है। अब पेचीदा जुज़वी दौरे जो होते हैं इनका जो दौरानिया होता है वो 60 से लेकर 120 सेकंड तक का होता है, ठीक है, 1 से 2 मिनट तक रहता है। मरीज़ को दौरे पड़ते रहते हैं और मरीज़ जो है वो गिर सकता है, दांतों को चबाता है और इसके असरात काफ़ी देर तक कायम रहते हैं। पेशेंट जो है वो मतलब इनका ड्यूरेशन जब ख़त्म भी हो जाएगी उसके बाद भी जो है ना पेशेंट जो है वो काफ़ी टाइम तक स्टेबल नहीं हो पाता। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास जुज़वी दौरे आ जाते हैं, जिसमें हम जिसे अब जुज़वी दौरों को भी हम मज़ीद जो है ना वो क्लासीफ़ाई कर देते हैं स्टूडेंट जर्नल दौरों के अंदर, ठीक है, और इसके आगे मनर्जल एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं क्लोनिक सीज़र आ जाते हैं, एक्लोनिक सीज़र आ जाते हैं, टॉनिक दौरे आ जाते हैं, ठीक है, और या फिर मायोक्लोनिक सीज़र्स आ जाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं मिर्गी का इलाज क्या होता है, ठीक है, ये सानवी जुज़वी दौरे आ जाते हैं जिनकी हमने आगे की फर्दर टाइप पढ़ी है। अब कहते हैं कि इसमें जो मिर्गी का इलाज है इसके लिए हम जो है ना मनर्जल अद्विया जो है वो मतलब दे रहे होते हैं। जुज़वी दौरों और जो हमारे पास जर्नल टॉनिक हैं, ठीक है, या फिर क्लोनिक दौरों की जो अद्वियात हैं इसमें वो कह रहा है जी कार्बोमेज़ापिन आ जाती है, ठीक है, फिनोबार्बिटल आ जाता है, डायज़ेपाम आ जाता है, ठीक है। ये सारी मेडिसिन जो होते हैं ये हम दे रहे होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं जो कि सीजर्स को स्टॉप करती हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करती हैं, स्टॉप कर देती हैं। और ये जो मेडिसिन है फिर पेशेंट को जो है ना वो कुछ टाइम तक खानी पड़ती है। कुछ अगर तो ये मतलब बचपन से ही बच्चे को पैदाइश से ही मतलब ये मसला होता है तो फिर कम से कम उसको 18 साल तक खानी पड़ती है ये मेडिसिन। और अगर जो है 18 साल की एज में जाके ये मसला बनता है, ठीक है, तो फिर उस वक़्त ये जो मेडिसिन है लाइफ टाइम पेशेंट को लेनी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, ठीक है, और उनकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। एंटीबायोटिक्स की से क्या मुराद है और मनर्जल एंटीबायोटिक्स की दर्जाबंदी करें। अब इसमें जो स्टूडेंट इन्होंने कहा है जी हमें एंटीबायोटिक के बारे में बताना है और यहाँ पे 3 मेडिसिन उन्होंने बताई हुई हैं, सल्फोनामाइड, सेफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन, ठीक है। इनके बारे में कह रहा है कि इनकी दर्जाबंदी करें। अब सबसे पहले कह रहा है जी एंटीबायोटिक क्या होती हैं। अब एंटीबायोटिक स्टूडेंट बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो है ना दी जाती हैं, ठीक है। ये ऐसे मरकबात होते हैं जो जिंदे खुलियों से हासिल किए जाते हैं और कम मिकदार में इस्तेमाल करके जरासीम की परवरिश को रोकते हैं, ठीक है। अब एंटीबायोटिक क्या होते हैं कि ये हम जिस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जिस जरासीम के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे होते हैं ये उसी के जो है उसी से इसकी फार्मूलेशन मिलती जुलती होती है, ठीक है। तो हम इनको जो ज़िंदा सेल होते हैं, ठीक है, जो ज़िंदा ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनसे इनको हासिल करेंगे, ठीक है, और फिर कम मिकदार में हम दे के तो बॉडी को जो है इन जरासीम के ख़िलाफ़ जो है ना काम कर रहे होते हैं, इनकी परवरिश को वो स्टॉप कर देती हैं, उनको या ब्लॉक कर देती हैं या उनको किल कर देती हैं, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि पेनिसिलिन आ जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाता है। अब ये जो जिंदा गोलियाँ ना जिनसे हासिल की जाती है स्टूडेंट, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई जो है वो फंगस भी हो सकती है, किसी प्लांट से हम ले सकते हैं, तो उनसे हासिल करते हैं फिर थोड़ी सी डोज में दे के तो हम इनको किल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वो जो डिस्कस कर रहा है जी यहाँ पे पेनिसिलिन की अब वो दर्जाबंदी कर रहा है, ठीक है। अब पेनिसिलिन की सबसे पहले क्लासिफिकेशन उसने डिस्कस की हुई है। उसमें सबसे पहले आ जाता है जो कुदरती पेनिसिलिन आ जाती है, ठीक है, जो कि कुदरती नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें हमारे पास बेंजाइल पेनिसिलिन आ जाती है इसके एग्जांपल में, नीम कुदरती पेनिसिलिन, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाती है प्रोकेन पेनिसिलिन आ जाती है या फिर क्लोकासाइलिन आ जाती है, ठीक है। उर्दू पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट। उसके बाद आ जाता है जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन आ जाती है, ठीक है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर यानी कि ऐसे जो कि वाइड रेंज में इन्फेक्शंस को जो है ना वो किल करेंगी, जिसमें हमारे पास एम्पीसिलिन आ जाती है, मॉक्सीसिलिन आ जाती है और एम्पी क्लॉकस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन आ जाती है, ठीक है। अब ये वाली जो है इसके अंदर आ जाती है कार्बेनिसिलिन आ जाती है। अब पेनिसिलिन ये जितनी भी हैं स्टूडेंट इन्होंने क्या करना होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, अब उसको अपने वर्किंग के लिए, ठीक है, सेल वॉल मस्टली चाहिए होती है। अब ये जो पेनिसिलिन की जितनी भी हैं ये टाइप्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगी उसकी सेल वॉल को जाके ख़राब कर देंगी, रैप्चर कर देंगी, तोड़ देंगी। जब वो टूट जाएगा ना फिर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फिर उसमें हम इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, काम करने का, वो यही होता है कि ये क्या कर रही होती हैं कि जरासीम के खुलियों की
दीवार की तमीर को ये रोक देती हैं, ठीक है, यानी उनकी सेल वॉल की ब्रेक डाउन कर देती हैं। ये इस तरीके से काम करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास सेफेलोस्पोरिन अद्वियात की दर्जाबंदी आ जाती है। तो कहते हैं कि ये भी क्या करती हैं, इनका भी जो फंक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है, वो क्या है कि जरासीम के खुलिये की दीवार की तमीर को रोकती हैं, ठीक है, ये भी सेल वॉल बनने नहीं देती हैं। आगे इसकी जो है हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो इसमें कहता है कि जो फर्स्ट जनरेशन आती हैं, सेकंड जनरेशन आती हैं, थर्ड जनरेशन आती हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि मेडिसिन की पोटेंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो आती हैं वो मुंह के ज़रिए हम दी जाती हैं, दे सकते हैं, ठीक है, और इंजेक्शन के ज़रिए भी दे सकते हैं। अब मुंह के ज़रिए जो देते हैं उसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है सेफाजोलाइन आ जाती है और सेफ्राडीन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो इंजेक्शन के ज़रिए दे सकते हैं वो सेफी ऑक्सीटीन आ जाती है और सेफाजोलिन आ जाती है, ठीक है, इंजेक्शन की शक्ल में जो जाती हैं एंटीबायोटिक्स। और जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन भी इसी तरीके से, इनको हम ऑरली भी दे सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। अब जो हम देखते हैं मुंह के थ्रू देते हैं, ठीक है, ऑरली देते हैं, उसमें हमारे पास आ जाती है सेफिक्लोर आ जाती है और इंजेक्शन के थ्रू जो देते हैं वो सेफिनोसिड आ जाती है, ठीक है। थर्ड जनरेशन में जो है ये सिर्फ इसमें इंजेक्शन के थ्रू ही देते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाती है सिफोटैक्सामिन आ जाती है, ठीक है, ये दी जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी सल्फोनामाइड का, उसने जिक्र किया हुआ है। कहता है कि सल्फोनामाइड में इन अद्वियात के अमल करने का तरीका ये है कि जरासीम में फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकती हैं, ठीक है। अब सल्फोनामाइड किस तरीके से काम करेंगी कि ये जो फोलिक एसिड है जिसके थ्रू उन्होंने अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाने होते हैं, ठीक है, उसको जो है ये फोलिक एसिड जो है वो बनाने नहीं देंगी, फोलिक एसिड को ये रप्चर करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इन अद्वियात के अमल का तरीका ये है कि ये जरासीम में फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देती है, ठीक है, जो कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से तैयार होता है, ठीक है। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से ये जो है उसको तैयार करेंगे और फिर अपने जैसे जो हैं वो बनाती हैं। अब जब सल्फोनामाइड्स देते हैं तो ये क्या करती हैं, सल्फोनामाइड की जो साख्त होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो इसके साथ मिलता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ, ठीक है। तो वो ये समझेंगी, जरासीम ये समझेगा कि ये जो है ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है और वो उसे लेके तो अपनी जो है ना वो बनाने की कोशिश करेगा फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड बनेगा नहीं, और अगर बनेगा भी तो वो क्या होगा, जो है टॉक्सिक होगा, ठीक है, उसके लिए। और इस तरीके से ये जरासीम की जो है ना मजीद प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती हैं। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, दर्जाबंदी देखते हैं। तो जो खून के ज़रिए हम दी जाने वाली सल्फोनामाइड है, ठीक है, इसमें हमारे पास सल्फा डायाजीन आ जाता है, सल्फा मैथॉक्सोजोल आ जाता है, सल्फा डीमेडीन आ जाता है, ठीक है। तो सल्फा मैथाजोल आ जाता है, ठीक है, और सल्फा डीमेडीन आ जाता है। तो ये मेडिसिन जो है वो खून के ज़रिए दी जाती हैं। और उसके बाद आ जाता है जी निज़ाम पर असर करने वाली सल्फोनामाइड। इसके अंदर भी जो हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट, इसके अंदर आ जाता है जी सल्फा थायाजोल आ जाता है और सल्फा सेलेजीन आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है निज़ाम पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाके इनका असर आता है, ठीक है, वहाँ पे जो इन्फेक्शन है उनको ये ट्रीट करेंगी। फिर उसके बाद है कुछ ऐसी हैं जो कि लोकली हम दे रहे होते हैं, मकामी जगह पे असर करने वाली, ठीक है। उसमें सल्फोनामाइड में कहता है कि इसमें सल्फासिटामाइड आ जाता है, सल्फा पायराडीन आ जाता है, और फिर उसके बाद सिल्वर सल्फा डायजीन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सल्फा ड्रग्स से अगर मरीज़ को एलर्जी है तो ये अद्वियात ना दी जाएँ, और प्रेगनेंसी की सूरत में भी ना दी जाएँ। जिगर और गुर्दे अगर सही तरह से काम ना कर रहे हों तो सल्फा अद्वियात से परहेज़ किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट को हर ड्रग के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये साइड इफ़ेक्ट में हमारे जिगर, हमारे लीवर को जो है ना ये अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर एलर्जी है तो फिर इन सारी चीज़ों से आपको जो है ना सल्फोनामाइड कैटेगरी से आपको अवॉइड करना चाहिए। अब कहते हैं कि यहाँ पे उसने बताया हुआ है जी सल्फामेथाजोल और प्लस हमारे पास ट्राईमेथाप्रीन आ जाता है, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो कोट्राइमाजोल के मतलब बनता है, ठीक है। अब ये जो कोट्राइमाजोल होती है ये भी क्या होती है कि ये बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ को स्टॉप करती है, उनको किल करती है। इस दवा के काम करने का तरीका ये है कि ये टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड की तैयारी को रोकती है, ठीक है। ये टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड भी वही फोलिक एसिड है, ठीक है, उसकी एक शक्ल है बस फोलिक एसिड की, लेकिन इसने भी क्या करना है कि फोलिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप करना है, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि ये क्या कर रही होती है कि ये मनर्जिसल बीमारियों में इस्तेमाल होती है। एक तो ये कि ये जो यूरिन की नालियों में इन्फेक्शन होता है उसमें सांस की नाली में जो इन्फेक्शन होगा, टाइफाइड, नमूनिया, सुजाक, पेचिश, ठीक है, हैज़ा और आंतों के जो बीमारियां होती हैं ये उसमें देते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का सिस्टम, उसमें भी। उसके बाद जो हमारे जो स्टमक का सिस्टम है, मैदे का सिस्टम है, जिसमें हैज़ा आ जाता है, पेचिश आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है, ठीक है, उसमें भी ये जो है काम कर रही होती है। और फिर इसके अलावा जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिन का इन्फेक्शन जो होता है तो उसमें भी जो है ये काम करती है।
उसके बाद आ जाता है जी एहतियात नुज़ायदा बच्चों में, जब गुर्दे का दुरुस्त काम ना कर रहे हों या प्रेग्नेंट फीमेल हों जिनमें खून की कमी हो, तो इस अगर दवा से एलर्जी हो तो फिर आपने ये जो है नहीं मेडिसिन लेनी। उसके बाद आ जाता है जी रशा में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात, रशा बोलते हैं जी हम एंटी पार्किंसन ड्रग्स को, ठीक है। यानी कि रशा जो है वो बीमारी होती है जिसमें जैसे झटके आपने देखे थे ना लगते हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि ब्रेन की एक्टिविटी की वजह से ना बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर अनकंट्रोल मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। कोई एक हाथ हिलना शुरू हो जाएगा, सर में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बॉडी का कोई एक इस तरीके से जो है ना मतलब पार्ट के अंदर जो है वो अनकंट्रोल मूवमेंट होती है, यानी जिसम उसका कांपना शुरू हो जाता है। तो नशा एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें जिस्म का कोई भी हिस्सा या तो पूरा जिस्म काँपता है, ठीक है? या कोई हिस्सा काँपेगा या पूरा जिस्म बाज़-औक़ात काँप रहा होता है। इसकी वजूहात में जिस्म में कुदरती तौर पर पाई जाने वाली एक कीमियाई मरकब डोपामाइन की कमी है। डोपामाइन स्टूडेंट हमारी ब्रेन के अंदर एक न्यूरो रिसेप्टर होता है, ठीक है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि सारे ब्रेन के सिग्नल्स को जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहा होता है। फिर इसके अलावा इसका काम ये होता है कि हमारे मूड को ये बेहतर बनाता है, टेंशन को कम करता है। तो लेकिन जब इसकी कमी होगी तो फिर पेशेंट जो है वो इस तरह की बीमारी में चला जाएगा कि उसके बॉडी का एक पार्ट या फिर जो है ना कोई भी एक पूरी बॉडी जो है वो काँपना शुरू कर जाती है। अब इसमें जो हम मेडिसिन देते हैं इसमें लीवोडोपा देते हैं, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा देते हैं, ठीक है। परसाइक्लिडीन देते हैं और फिर उसके बाद हम डेप्रिनाइल देते हैं। ये मेडिसिन जो है ये हम दे रहे होते हैं किसके अंदर, रशिया के अंदर दे रहे होते हैं। उसके बाद है जी एंडोक्राइनोलॉजी से क्या मुराद है और मुख्तलिफ हार्मोन्स पे नोट लिखें। अब ये हमारा एक नया सिस्टम ये भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, इसको कहते हैं जी ग्लैंड्स का सिस्टम। अब ग्लैंड्स या गदूद इनको कहते हैं। अब स्टूडेंट ये भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। इनका भी काम क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर जो कई काम है, ठीक है, उनको कंट्रोल कर होते हैं। जैसे हमारा रोना धोना, सोना, ठीक है, हंसना, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे हम खुश होते हैं, जो हमारे इमोशनल स्ट्रेस होता है, ठीक है, मतलब जो हमारे इमोशन से रिलेटेड काम होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे भी किसके कंट्रोल में होते हैं, हमारे ग्लैंड्स के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। अगर आप रो रहे हैं तो आपका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, ऐसे ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जो है इंसान में स्ट्रेस पैदा करते हैं। अगर आप खुश हैं तो फिर उस कंडीशन में ऐसे हार्मोन तब भी सेक्रेट किए जाते हैं जो कि आपकी खुशी में मतलब आपको खुश करते हैं, जिसकी वजह से आप खुश होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारे कई अफ़ाल जो हैं ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारे और भी बॉडी के अंदर कई सिस्टम है, ठीक है, जिनको जो है ना ये हमारे ग्लैंड्स जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब कह रहा है कि जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और हार्मोन्स के साइंसी मतलब को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ग्लैंड्स हैं जिन्होंने क्या करना है, सिक्रीशंस करनी है, ठीक है। अब वो जो सिक्रीशंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। जो ग्लैंड्स ने जो सिक्रीशन करनी है, जो चीज़ें उन्होंने बना के सिक्रीट करनी है और काम करवाना है उनसे, वो हार्मोन्स कहलाते हैं और इनके मतलब को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहलाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर ग्लैंड से मुराद बगैर नालों के गदूद हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात जो डिस्कस इसने की हुई है कि जो ग्लैंड्स होते हैं ना स्टूडेंट, ये भी दो तरह के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक तो एंडोक्राइन होते हैं और एक होते हैं एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जिनको अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करने के लिए, ठीक है, अपने हार्मोन्स जो हैं उसके लिए कोई ख़ास निज़ाम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। कोई नालियाँ वगैरह नहीं चाहिए होती कि वो एक जगह पर काम कर रहे हैं तो ठीक है वहाँ से उन्होंने हार्मोन बनाया तो उसको अब नाली के अंदर डाल के, कोई स्पेशल नालियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, उनके अंदर डाल के तो फिर जहाँ पर उनको भेजना है वहाँ पर भेज दिया जाता है, नहीं। अब जो है जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इनके ये जो है अपनी सिक्रीशन को ब्लड के अंदर भेजते हैं। ब्लड से फिर जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे ब्लड इनको लेके चला जाता है। और जो एक्सोक्राइन जो दूसरी टाइप होती है स्टूडेंट, ये इसके लिए जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को काम करने के लिए जो है नालियाँ चाहिए होती हैं। इनके लिए फिर स्पेशल नालियाँ बनी होती हैं जिस्म के अंदर, ठीक है। और वो फिर जो है उनको जहाँ पे जाना होता है, ग्लैंड्स ने काम करना होता है, हार्मोन ने काम करना होता है, वो वहाँ पे इनको लेके जाती हैं। तब यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड है जिनमें जो है डक्ट नहीं होती, ठीक है, नालियाँ नहीं होती हैं। अब यहाँ पे हार्मोन्स की अगर क्लासिफिकेशन की जाए, ठीक है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी प्रोटीन वाले हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, यानी ऐसे हार्मोन जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन के हार्मोन्स होते हैं और फिर उसके बाद स्टीरॉइड्स हार्मोन आ जाते हैं। अब जो प्रोटीन के वाले बने होते हैं इसमें स्टूडेंट हमारे पास इंसुलिन आ जाती है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली बन रही है। ऑक्सीटोसिन आ जाती है और ग्लूकाजिन आ जाती है, ठीक है।
या ग्लूकागोन भी इसको कहते हैं। तो ये जो है ये प्रोटीन के बने होते हैं हार्मोन है और अपने अपने काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। इंसुलिन का काम तो शुगर को कंट्रोल करना होता है। ऑक्सीटोसिन जो है स्टूडेंट ये लेबर पेन इंड्यूस करवाती होती है, ठीक है। और ग्लूकागोन जो है, ग्लूकागोन ये भी शुगर के लेवल को जो है वो नॉर्मल कर रहा होता है। जब बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाता है, फिर ये जो ग्लूकागोन है ये निकलता है और फिर लाके जो है ब्लड में जो सेल के अंदर जो इंसुलिन ने जमा करवाया हुआ था इन शुगर को, ठीक है, तो ये वहाँ से जाके उसको लेके आएगा और फिर इसको ब्लड को दे देता है, फिर नॉर्मल लेवल कर देता है। और ग्लाइकोप्रोटीन है जी, इसके अंदर हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टीरॉइड हार्मोन है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है, टेस्टोस्टेरॉन आ जाता है और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन आ जाते हैं। आगे कह रहा है जी हमारे पास अमाइंस आ जाते हैं, ठीक है। अमाइंस भी कुछ हार्मोन्स की नेचर होती है, ठीक है। हार्मोन यानी अमाइंस के बने होते हैं, कुछ जो है वो अमाइनो एसिड के बने होते हैं। अमाइंस के अंदर हमारे पास जो आता है वो एसिटाइलकोलिन आ जाता है और मेलाटोनिन आ जाता है। और जो हमारे पास अमाइनो एसिड के बने होते हैं वो थायरॉक्सिन आ जाता है, ठीक है। थायरॉक्सिन जो है ये स्टूडेंट हमारे गले के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड होता है उससे निकल रहा होता है। ये ब्लड के अंदर भी जो है वो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा ग्रोथ में इसका रोल होता है। मल्टीपल एक्शन है। फिर अमाइंस हैं, इनमें एसिटाइलकोलिन आ जाता है और जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर रहा होता है, ठीक है। और मेलाटोनिन आ जाता है जो कि हमारे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर तो इसके साथ साथ ये स्लीप के लिए भी होता है। अगर मेलाटोनिन की सिक्रीशन जो है वो नॉर्मल होगी तो आपकी स्लीप अच्छी होगी, स्किन का कलर जो है वो डार्क होगा। जितना ज़्यादा ये सिक्रीट होगा, ये कम होगा तो फिर जो है ना आपका जो स्किन का कलर है वो क्या होगा, फेयर होगा। उसके बाद ग्लैंड्स की बात करते हैं, यानी कि अब ये जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इन्होंने जो हार्मोन्स पैदा करने होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स का मतलब इन्होंने हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब कहते हैं कि ये खास किस्म के खुलियों का मजमूआ होता है जो कि हार्मोन पैदा करते हैं, ठीक है। अब जो ग्लैंड्स हैं ये क्या है, इनका काम क्या होता है, हार्मोन पैदा करना। मसलन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टूडेंट, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अपनी बॉडी का छोटा सा होता है, मटर के साइज का होता है और हाँ ये हमारे दिमाग में मौजूद होता है, ठीक है। अब यहाँ से कहता है कि अब स्टूडेंट ये ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन, ठीक है, ये भी प्रोटीन का हार्मोन होता है। हाइपोथैलेमस से पैदा हो रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग के अंदर जो है ना एक एरिया होता है, ठीक है, जो कि ये हार्मोन प्रोडक्शन करवा रहा होता है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है यहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करना होता है। अब कहते हैं कि ये जो है, अब ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है कि ये दूध पिलाने वाली माओ में दूध के इखराज को तेज़ करता है, ठीक है। मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा, ब्लड प्रेशर को ही कम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ये हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। लेबर पेन इंड्यूस करवाता है, फर्टिलाइजेशन में भी मदद करता है ये। उसके बाद हमारे पास टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इसे एंड्रोजन भी कहा जाता है, ठीक है। ये नर के खसियों में पैदा होता है, ठीक है, ये मेल हार्मोन है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि नौजवान मर्दों और नौज़ायदा बच्चों में इसकी मिकदार काफ़ी होती है और ये हार्मोन पेनिस की साइज़ को बढ़ाता है, यानी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की साइज़ को बढ़ाएगा। इसके अलावा इसका जो फंक्शन होता है, आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, बालों का जो है वो उगना, ठीक है, कंधों में बालों का आना, ठीक है, तो ये मसल्स की प्रोडक्शन करवाना, ठीक है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाना। और इसके अलावा ये हड्डियों की साइज़ को भी क्या करता है, बड़ा करता है। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास इंसुलिन आ जाता है। अब इंसुलिन भी जो है ना ये प्रोटीन का हार्मोन होता है, ठीक है, प्रोटीन इन नेचर होता है। इसके अलावा इसका काम क्या होता है कि ये लबलबे के मखसूस खुलियों यानी बीटा सेल्स में पैदा होता है, ठीक है। अब जो हमारा पिंक्रियाज है उसके अंदर स्टूडेंट डिफरेंट तरह के सेल होते हैं जिसमें हमारे पास बीटा सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये इंसुलिन वहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, ये ग्लाइकोजन की पैदावार को बढ़ाता है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन मैंने भी आपको जैसे पहले बताया था कि जो है हम इंसुलिन और जो ग्लूकागोन है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है कि एक दूसरे के एंटी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो बीटा सेल्स हैं, ठीक है, एक तो इंसुलिन को भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और दूसरा ये ग्लाइकोजन को भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ाता है और खून में ग्लूकोज का लेवल बरकरार रखता है। उसके बाद कहते हैं जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन को टूट-फूट को रोकता है, ठीक है। और इंसुलिन चिकनाई और प्रोटीन की पैदावार को बढ़ाता है और अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनने के अमल को रोकता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों का जिक्र किया हुआ है। अब क्या जो इंसुलिन है इसने क्या करना होता है, ब्लड से शुगर को पकड़ के जो है वो सेल के अंदर डाल देना होता है और ग्लूकागोन ने जो है उसको वहाँ से निकाल के जब लेवल कम हो जाएगा ब्लड के अंदर तो फिर इसने वहाँ से निकाल के तो जो है इसको लेवल को नॉर्मलाइज करना होता है। फिर कहते हैं कि इंसुलिन चिकनाई और प्रोटीन की पैदावार को बढ़ा रहा होता है और अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनने के अमल को रोकता है। अब क्योंकि अमाइनो एसिड से जब ग्लूकोज बनेगा तो उससे भी शुगर लेवल क्या होगा, तेज़ होगा। तो ये फिर अमाइनो एसिड्स जो है इनके मतलब स्टॉप करता है कि ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन को ना करें, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास चंद अहम पिट्यूटरी ग्लैंड्स और इनके हार्मोन्स। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है स्टूडेंट, ये इसके भी दो हिस्से होते हैं, ठीक है। कहाँ पे ये लोकेट करता है? ब्रेन में करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ। अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और एक पोस्टीरियर होता है। इंटीरियर बोलते हैं सामने वाला उसका जो हिस्सा होता है, ठीक है। अब ये हार्मोन दरअसल, ये ग्लैंड दरअसल हार्मोन पैदा करता है। इसमें ग्रोथ हार्मोन आ जाता है हमारे पास, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये 3-4 हार्मोन है जो कि सेक्रेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हर एक के अपने फंक्शन होते हैं। इसके बाद कहते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इससे भी हार्मोन पैदा हो रहे हैं। और पिट्यूटरी से जो पोस्टीरियर से जो होते हैं, इसमें हमारे पास ऑक्सीटोसिन आ जाता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन आ जाता है और वैसोप्रेसिन आ जाते हैं, ठीक है। ये हार्मोन सेक्रेट हो रहे होते हैं। अब एंटीडायरेटिक का काम क्या हो रहा है कि अगर बॉडी के अंदर जो है जो वाटर का लेवल कम है, तो ये हार्मोन सेक्रेट होकर क्या करेगा कि यूरिनेशन के प्रोसेस को कम कर देगा, ताकि जो है जो ज़्यादा जो वाटर है वो बॉडी से लॉस ना हो। वैसोप्रेसिन है, ये भी इसके अपोजिट काम कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या कर रहा होता है कि जब अगर बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा वाटर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वैसोप्रेसिन जो है वो सिक्रीट होगा और जो है ना एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से रिमूव करवा रहा होता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स आ जाता है, किडनी के ऊपर ये ग्लैंड जो है लोकेट करता है, ठीक है। इसमें कार्टिसोल, एंडोस्टेरोन और एड्रेनालिन एंड्रोजेंस पैदा होते हैं, ठीक है। अब ये हार्मोन्स जो हैं ये कहाँ से पैदा होते हैं? किडनी से पैदा होते हैं, गुर्दों से पैदा होते हैं, उसकी बाहर वाली साइड से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब जो एड्रिनल मेडुला है, ठीक है, उसके अंदर वाली साइड से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन पैदा हो रहे थे। ये कार्टिसोल, एंडोस्टेरोन, ठीक है, और एंड्रोनिल जो हार्मोन है, ठीक है। तो इन सब का काम क्या होता है स्टूडेंट? ये भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं और जो किडनी के फंक्शन है उसको ये बेहतर कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ब्लड को फिल्टर करना है, ठीक है, और ब्लड से जो जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको बाहर भेजना है, ठीक है। तो उसमें इनका रोल होता है। और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी इस तरह के हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करते हैं या बढ़ा देते होते हैं एमरजेंसी कंडीशन के अंदर, ठीक है। कोई मिसहैप हो जाता है, ठीक है, जैसे स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन होती है, तो उसमें ये रिलीज होते हैं। उसके बाद थायराइड आ जाता है हमारे पास, ठीक है। थायराइड जो ग्लैंड है, अब इससे जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसका काम भी क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल करेगा, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं जी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं, ठीक है। ये हार्मोन ये जो है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ये सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके बीटा सेल्स होते हैं स्टूडेंट, जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पिंक्रियास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके हार्मोन में इंसुलिन शामिल है। आगे ओवरीज आ जाती हैं, ठीक है। ओवरीज से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन शामिल होता है, ठीक है, इनके अंदर। फिर उसके बाद टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो टेस्टिस हैं, तो उनसे जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। पैराथायराइड भी ये थायराइड के साथ ही लोकेट करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है। उसके बाद प्लेसेंट आ जाता है, तो कहते हैं कि इससे जो है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट, अब ये स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जी एंटी टीबी ड्रग्स। अब टीबी जो है स्टूडेंट ऐसी कंडीशन होती है जो कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे सांस लेने के निज़ाम को जो है ना वो अफेक्ट करती है, ठीक है। इसमें मरीज़ को जो है ना फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। कहता है कि ये जो बीमारी होती है ये भी जिस वजह से होती है वो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये बैक्टीरिया बहुत रैपिडली स्प्रेड भी करता है। पेशेंट को बहुत इसमें बुखार रहेगा 6 मंथ तक कंटिन्यूसली, उसका वेट लॉस होगा, वजन कम होता जाएगा, ठीक है। और मरीज़ जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब कहते हैं कि ये जो बीमारी होती है, ये जो इसकी जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोकती हैं। मरीज़ फेफड़ों की इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है और हर वक्त जो है वो खांसता रहता है, बलगम उसको खारिज होती है, ठीक है। यानी उसको जो है खांसी जो है वो बलगम के साथ होगी, हल्का बुखार मसलसल रहता है और उसके बाद मरीज़ जो है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है जी फर्स्ट लाइन की हमारे पास अद्वियात आ जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन इन अद्वियात में जो यानी सबसे पहले जो मेन उसको ट्रीटमेंट जो मतलब प्रेफर किया जाता है कि ये दिया जाए, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है आइसोनियाजिड आ जाती है, रिफेम्पिसिन आ जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाती है और इथम्ब्यूटोल आ जाता है, ठीक है। ये मेडिसिन जो है ये हम दे देते हैं। उसके बाद सेकेंड लाइन में जो दी जाती है वो हमारे पास आ जाती है कि नहीं पहले इनसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अगर उसके बाद मज़ीद अगर पोटेंसी बढ़ानी पड़े तो उसमें फिर हम जो है टेट्रासाइक्लिन देते होते हैं, ठीक है। अमाइनो और सिलीसाइक्लिक एसिड शामिल है, ठीक है। तो ये हम दे रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि फेफड़ों की टीबी, आइसोनियाजिड और रिमफेम्पिसिन का 9 महीने का कोर्स, इसका इलाज अच्छा है। कहते हैं कि अगर फेफड़ों की टीबी है इस कंडीशन में कहता है
हम लोग ने 9 मंथ तक जो है वो ट्रीटमेंट देना होता है, जिसमें आइसोनियासिड और रिम्फेम्पिसिन दी जाती है, ठीक है। 9 महीने का ये कोर्स होता है और करवाना होता है पेशेंट को। इसके अलावा इसके अंदर जो है INH और रिम्फेम्पिसिन दी जाती है, और पैराजिनामाइड का 6 महीने का कोर्स है वो तजवीज़ किया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट मतलब मेडिसिन के कम्बिनेशन है जो कि हम दे रहे होते हैं और डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद कहता है कि रिम्फेम्पिसिन, इथम्ब्यूटोल और फिर उसके बाद पैराजिनामाइड का जो है ना 6 मंथ का कोर्स जो है ये सजेस्ट किया जाता है। तो ये जो है टीबी का सारा ट्रीटमेंट था, ठीक है। ये मेडिसिन जो है ना प्रिस्क्राइब की जाती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ। उसके बाद आ जाता है निज़ाम तनफ़ुस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ये जो हमारे पास था एंटी टीबी ड्रग, ठीक है, ये भी जो है ना बेसिकली आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही ड्रग जो है ना ये आती है। खैर, अब यहाँ पे इन्होंने जो डिस्कस किया हुआ है दमा को डिस्कस किया हुआ है, अस्थमा जिसे कहते हैं, ऐसी कैफियत जिसमें सांस की नालियाँ अचानक सिकुड़ जाएं और उसमें मरीज़ के सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये मुख्तलिफ बीमारियों से भी हो जाता है, ठीक है। अब कहता है कि जो अस्थमा होता है, ठीक है, इसमें सांस की नालियाँ क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी और उसको सांस लेने में मसला होगा। इसमें भी जो है ना रेशा, नालियों के अंदर रेशा जमा हो जाएगा, ठीक है। और जो दमा होता है इसकी आगे मल्टीपल रीजंस होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से ये भी हो जाता है। अब कहते हैं कि किसी भी जो दमा की इकसाम है, इसमें कहते हैं कि किसी एलर्जी की वजह से दमा की कैफियत पैदा होना, यानी कि किसी चीज़ के साथ पेशेंट को एलर्जी है और वो एलर्जी इतनी सफ़ियर हो गई है कि पेशेंट को जो है ना सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो वो दमा की कंडीशन जो है पैदा हो जाती है। इसके बाद कहते हैं कि किसी नामालूम एलर्जी की गैर मौजूदगी में ये कैफियत पैदा होना। अब कहते हैं कि अब कह रहा है कि मतलब किसी ऐसी चीज़ से एलर्जी होना जिसके बारे में आपको पता ना हो, तो और आपके उसके साथ इंट्रैक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में भी जो है ना अस्थमा की कंडीशन पैदा हो जाती है। किसी पुरानी फेफड़ों में तंगी की बीमारी की वजह से, यानी कि फेफड़ों की कोई पुरानी बीमारी होती है, ठीक है, तो वो कंडीशन जो है वो भी बाज़-औक़ात लीड कर जाती है अस्थमा की तरफ, यानी कि उसको अगर कहीं सांस की नालियों की सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, एलर्जी, उसको खांसी है लंबे टाइम तक, ठीक है, तो वो भी सम टाइम जो है वो लीड कर जाती है अस्थमा की तरफ। उसके बाद कहते हैं कि वर्जिश के नतीजे में भी ये कैफियत पैदा हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में भी जो है अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब इसमें जो हमने स्टूडेंट मेडिसिन देनी है, अद्वियात की दर्जाबंदी करनी है, उसमें ये कि क्योंकि इसमें सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं तो सांस की नालियों को खोलने वाली मेडिसिन देंगे, जिसमें हमारे पास एट्रोपिन आ जाती है, और उसके बाद जो है साल ब्यूटामोल आ जाता है, साल ब्यूटामोल आ जाता है। ये सब के सब क्या है, ये ब्रोंको डायलेटर्स होती हैं, ठीक है, जो नालियों को डायलेट कर देती हैं। उसके बाद स्टीरॉइड्स देते हैं जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन आ जाता है, और पैरिडीनो सोन मिथाइल आ जाता है, और फिर पैरिडीनिसोन आ जाता है, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो है हम दे रहे होते हैं। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये भी इसमें दे सकते हैं, वेरिपामिल दे सकते हैं और नेफिडिपिन दे सकते हैं। तो ये जो है ये क्या करेंगी कि सांस की नालियों को जो है वो जो ब्लॉक थी उनको खोल देंगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वहाँ से जो एयर का फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा और पेशेंट को सांस लेने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद स्टीरॉइड्स जो है इनका भी इसी तरीके से काम होता है, ठीक है, सांस की नालियों को ये ओपन करेंगी, वहाँ पे जो रेशा वगैरह उसको ख़त्म करेंगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी जो है उन एरियाज़ को डायलेट करेंगी। उसके बाद आ जाता है जी अद्वियात की इकसाम। कहते हैं कि खांसी की जो है ना मतलब अद्वियात, इसकी दो इकसाम होती हैं। खांसी की मतलब मज़ीद जो टाइप्स हैं, मतलब खांसी की जो हम क्लासीफाई करते हैं वो दो कैटेगरीज में करते हैं। एक तो आपके पास बलगमी खांसी आ जाती है, यानी जिसमें रेशा आता है और उसको हम प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं। उसके बाद खुश्क खांसी आ जाती है जिसको अनप्रोडक्टिव कफ कहते हैं, ठीक है, तो यानी कि जिसमें रेशा नहीं होता। अब कहते हैं कि जो खुश्क खांसी होती है, ठीक है, उसके लिए जो हमने मेडिसिन देनी है उसमें जो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास वो कोडीन आ जाती है, फैल्कोडीन आ जाती है, डेक्स्ट्रो मैथो रफीन आ जाती है और हाइड्रोक्लोराइड आ जाता है, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो है यानी कि ये वाली जो साल्ट है या ये वाली जो केमिकल्स हैं ये हम लोग जो है ना खुश्क खांसी के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर उसके बाद बलगमी खांसी की बात करते हैं तो उसमें जो है ना हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, टर्पीन, हाइड्रेट आ जाता है, मुलट्ठी आ जाती है, पोटाशियम आ जाता है और सोडियम आयोडाइड आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये बलगमी खांसी के अंदर हम सजेस्ट कर रहे होते हैं ये वाले केमिकल्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो है जी विटामिन्स के ऊपर। विटामिन्स यानी जिसको हम हयातीन भी कहते हैं। अब ये जो है स्टूडेंट ऐसे मतलब कीमे में रकबात होते हैं, ठीक है, तो क्या हमारी बॉडी में तो नहीं पैदा होते, लेकिन इसको हम अपनी खुराक के ज़रिए, अपने फ्रूट्स के ज़रिए ले रहे होते हैं। ये जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एनर्जी जो है वो लिटिल बिट प्रोवाइड करते हैं, और अगर इनकी कमी होगी तो फिर जो है ना वो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की बीमारियाँ जो है ना वो पैदा हो जाती हैं, ठीक है। अब हयातीन के बारे में कहते हैं कि ऐसे कीमे में रखवाते हैं जो हमारे जिस्म में पैदा नहीं होते बल्कि खुराक से हासिल करते हैं। इनके कई अफ़ाल होते हैं और इनकी कमी जिस्म में बीमारियों की वजह बनती है। अब दर्जाबंदी देखते हैं तो कहते हैं कि विटामिन स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि पानी के अंदर हल पसीर होते हैं, ठीक है, और एक ऐसे होते हैं जो कि चिकनाई के अंदर
अंदर हल पजीर होते हैं। अब पानी के अंदर जो हल पजीर होते हैं उनको वाटर सॉल्युबल भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट बी कम्प्लेक्स आ जाता है और सी आ जाता है, विटामिन सी आ जाता है। ये दो वाइटामिन जो हैं जो कि क्या है, वाटर सॉल्युबल है। अब बी कम्प्लेक्स के अंदर स्टूडेंट इसकी पूरी एक रेंज है, B1 B2 B3 B4 इस तरीके से जो है ना इनकी एक रेंज है। आगे B1 के बारे में बता रहा है कि ये पानी में हल पजीर होता है, ठीक है, ये चिकनाई में ना हल पजीर है। वाटर में जो हल पजीर होते हैं वो चिकनाई में हल पजीर नहीं होंगे, यानी ये उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि इनकी जब कमी होगी, B1 की कमी होगी, तो इसकी वजह से बेरी बेरी की बीमारी लाहक हो जाती है, ठीक है। इसमें अब बेरी बेरी में होता है क्या कि इसमें अदालती बिगाड़ा था, यानी मसल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, दिल में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और नींद का ना आना और पूरे जिस्म पे सोजिश शामिल है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम है ये किसके हैं, बेरी बेरी के हैं। इसके अलावा जो है खून का बहना और दिल का बढ़ जाना शामिल है, यानी ब्लीडिंग होगी पेशेंट को और उसके दिल का साइज जो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जब इस कंडीशन में हम लोगों ने जो पेशेंट को खुराक देनी है वो 10 से 15 मिलीग्राम की देनी है, दिन में 2 से 3 मरतबा, ठीक है। यानी B1 को आपने 10 से 15 मिलीग्राम तक देना है और 2 से 3 मरतबा। इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट से लेना चाहते हैं तो ये जो है ये प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी अमाउंट हमें जो मिल जाती है वो अंडे की जर्दी में मिल जाती है, भूसा में मिल जाती है, अनाज के बीज जो होते हैं, ठीक है, उसमें मिल जाती है। इसके अलावा खमीर के इस्तखराज में मिल जाती हैं, यानी खमीर जो यीस्ट डाल के हम आटा वगैरह बनाते होते हैं, ठीक है, उसमें मिल जाती है। फिर मटर और फलियां वगैरह के अंदर इसकी अमाउंट प्रेजेंट हो जाती होती है। उसके बाद B2 की बात करते हैं, ये भी पानी में हल पजीर है, ना हल पजीर ये चिकनाई के अंदर है। इसकी हल्की सी बू और जायका जो है इसका कदरे तल्ख होता है, ठीक है, हल्की सी स्मेल होगी और साथ में जायका इसका अच्छा नहीं होगा। हासिल करने के जो ज़राए कहाँ से हम ले सकते हैं, उसमें दूध है, जिगर है, ठीक है, कलीजी वगैरह गुर्दे हैं, ठीक है, उनके अंदर है, अंडे के अंदर होता है, खमीर के अंदर होता है और दिल की बाफ्तों में काफ़ी मिकदार में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसके अलावा फलों और सब्जियों में भी हमें मिलता है, ठीक है। इसके इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये कमी हो गई है आपने मतलब प्रॉपरली जितनी ये नहीं चाहिए तो उसमें जो है वो प्लेगरा, ठीक है, एक बीमारी है, ठीक है, वो जो है दी जाती है। इसमें ज़ुबान जो है वो ब्लैक हो जाती है और बेरी बेरी की बीमारी जो है वो लाहक हो जाती है, ठीक है। तो ये बीमारियाँ हैं जो कि इसकी वजह से होती है। अब जो रोज़ाना इसकी जो हमें डोज चाहिए होती है वो 10 मिलीग्राम की चाहिए होती है। उसके बाद हमारे पास B6 आ जाता है, ठीक है। अब ये बी बेबू और जायका में नमकदार होता है, ठीक है, यानी इसकी स्मेल नहीं होगी और नमकीन जायका होगा, पानी में भी हल पजीर होगा और चिकनाई में ना हल पजीर होगा। इसको जो है वो आप दूध से, हरी सब्जियों से, दालों से और अजनास के छिलकों से हासिल कर सकते हैं। इस्तेमाल, अब कहते हैं कि इसकी कमी जिल्द के वर्म का स्वभाव बनती है, ठीक है, जिल्द जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। ये मतली और हमल के दौरान कैसे महफूज रखने में मौसर है, ठीक है, यानी कि अगर नौजिया या वॉमिटिंग की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में भी आप विटामिन B6 दे सकते हैं। अब जो डोज है इसकी 5 से लेके 150 मिलीग्राम तक रोज़ाना दे सकते हैं। B12 की बात करते हैं तो ये भी पानी में हल पजीर है, चिकनाई में ये हल नहीं होता, सुर्ख पाउडर की शक्ल में मिलता है और बेबू और बेजायका होता है, ठीक है, यानी इसका जो पाउडर है वो रेड कलर का होता है। आप इसको गोश्त से और दूध, अंडों वगैरह से, मक्खन वगैरह से जो है इसको हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि ये जो है इस्तेमाल कहते हैं कि ये खुलियों के मामूल के मुताबिक फ़ेल के लिए लाजमी है, इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है, ठीक है, यानी कि कहते हैं कि इसकी जो अमाउंट है ये हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए मतलब ज़रूरी है। अगर इसकी कमी होगी तो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे और हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है। जब खून की कमी होगी तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हर सेल को और हर एक लंबी जो है ना वो सीरीज चल जाती है। तो कहते हैं कि खून की कमी में IM इंजेक्शन 4 से 9 दिन में अच्छे नतीजे देते हैं, ठीक है। अगर आप B6 जो B12 है, ठीक है, इसके इंजेक्शन लगवा लेते हैं, ठीक है, IM लगवाते हैं, ठीक है, तो वो 4 से 9 दिन में ही आपको अच्छे नतीजे मिल जाएंगे, जिसकी मिकदार 1 से 2 मिलीग्राम होनी चाहिए पहले हफ्ते के दौरान और फिर 2 से 5 मिलीग्राम तक हो, हद तक के खून के ज़र्रात मामूल पर आ जाएं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पहले हफ्ते आपने क्या करना है, 1 से 2 मिलीग्राम इसकी डोज लगवानी है, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर, और फिर अगले जो है फिर उसके बाद आपने 2 से 5 मिलीग्राम तक मतलब इसकी डोज रखनी है और कि उससे फिर क्या होगा कि ब्लड जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी निकोटेनिक एसिड आ जाती है जिसको नियासिन कहते हैं। ये भी हमारे पास जो है विटामिन की एक टाइप है, ये पानी में हल पजीर होता है, चर्बी में ना हल पजीर है, सफ़ेद कलमी पाउडर है, यानी इसके छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं। बेबू होता है और हल्की सी बेबू या हल्की सी इसकी स्मेल होगी। अब इसको भी हम जो है वो गोश्त से, अंडों से, मछलियों से, ठीक है, आलू, फलियाँ और हरे पत्तों वाली जो सब्जी होती हैं उसके अंदर ये अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसकी कमी से प्लेगरा की बीमारी हो जाती है। प्लेगरा जो है ना स्टूडेंट स्किन की बीमारी होती है, स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, जैसे मछली की स्किन वो होती है ना, स्केल्स होते हैं, इस तरीके से ह्यूमन बॉडी के ऊपर स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और जिसमें जल्द खुरदरी हो जाती है और निज़ाम हाजमा में खलल होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें जो है ना डिस्टर्ब होता है और दिमागी अमराज भी शामिल है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो है ना आपने इसकी जो डोज लेनी होती है वो 50 से लेकर 250 मिलीग्राम तक लेनी होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉलिक एसिड आ जाता है, ठीक है, तो फॉलिक एसिड भी हमारे पास एक वाइटामिन है
वाटर सॉल्युबल है ये भी, ठीक है। और चिकनाई में ये नाल पजीर है। ऑरेंज रंग का ये कलमी पाउडर होता है, क्रिस्टल चीनीज के होते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको खुराक से हासिल करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास जिगर है, गुर्दे हैं, मटर है, ठीक है, ठीक है, यानी कि मशरूम, पालक यानी ग्रीन सब्जियों में भी प्रेजेंट है, ठीक है, दूध के अंदर भी और गोश्त के अंदर भी, ठीक है। गोश्त में जैसे जिगर, गुर्दे वगैरह इनके अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। इसकी कमी अगर होगी तो स्टूडेंट वजन की कमी होगी, ठीक है। और फिर बेबी के अंदर भी जो है वो खून की कमी हो सकती है, ठीक है, अगर पेशेंट फ्री प्रेगनेंट है। तो कहता है कि इसमें फोलिक एसिड और विटामिन B12 जो है वो इस्तेमाल करवाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर फोलिक एसिड की कमी आएगी तो फिर आपने फोलिक एसिड देना और साथ में B12 को ज़रूर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिस्क्राइब किया जाता है। 5 से 20 मिलीग्राम तक आप इसकी जो है रोजाना डोज दे सकते हैं। और फोलिक एसिड की कमी होने की वजह से स्टूडेंट अक्सर जो बेबी की डेवलपमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। अब उनमें क्या होता है कि जो उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, हराम मगज होता है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन नहीं ठीक तरह से होती है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, गलत प्रोडक्शन होगी, खराब उसकी जो है ना सारा स्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर बेबी जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ कैरी आउट नहीं कर पाता, ठीक है। तो खैर इसकी जो कमी जो है ये बहुत मैटर करती है और प्रेगनेंसी में इसको ज़रूर इस्तेमाल करवाना चाहिए। उसके बाद कहता है जी विटामिन सी, ठीक है, कहता है कि ये बेबू और जायका इसका तेज़ाबी होता है, ठीक है, थोड़ा सा खट्टा सा होता है, तुरश होता है, पानी में और अल्कोहल में ये हल पजीर होता है। अब इसको हम विटामिन सी को जो हमारे सिट्रस फ्रूट हैं, ठीक है, जो हमारे जो है तुरश जायके वाले फ्रूट हैं, ठीक है, उनसे हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो संतरे हैं, माल्टे हैं, सेब हैं, कच्ची सब्जियाँ, टमाटर वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ये दूध और जिगर से भी हम इसको हासिल कर सकते हैं। इसकी कमी अगर होगी तो इसकी कमी की वजह से स्टूडेंट स्कर्वी बीमारी पैदा हो जाती है, ठीक है। अब स्कर्वी बीमारी में क्या होता है कि इसमें खून बहता है, ठीक है, मसूड़ों में वरम आ जाता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं ये उनको अफेक्ट करती है, दांतों से ब्लीडिंग होगी, जो गम्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, हड्डियों की नशोनुमा रुक जाती है, ठीक है। इसकी ये इस बीमारी में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ये ज़ख़म को मंदमेल करने के लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि स्टूडेंट हमारी जो बॉडी के अंदर जो ज़ख़म जब हो जाता है, ठीक है, उसको जब हील करना है आपने, ठीक है, हील होता है बेसिकली, तो उस वक्त जो है विटामिन सी जो है वो वहाँ पे कोलेजन की प्रोडक्शन करवा रहा होता है, ठीक है। अब कोलेजन जो होते हैं वो उस सारे ज़ख़म को पैक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी कमी होगी तो कोलेजन की प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होगी और ज़ख़म की जो हीलिंग है वो भी क्या होगी, डिले हो जाएगी। अब इसकी जो खुराक आप लेते हैं वो 200 से लेके 500 मिलीग्राम तक लेते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट इसकी ज़्यादा मिकदार भी ले लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है वाटर सॉल्युबल है, तो ये यूरिन के थ्रू बॉडी से जो है निकल जाता होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। अब ऐसे विटामिन जो कि जो है हमारे पास फैट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, चर्बी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। इसमें स्टूडेंट हमारे पास विटामिन ए आ जाता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है और के आ जाता है, ठीक है। अब विटामिन ए के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, तो ये चर्बी में हल पजीर है, चिकनाई में हल पजीर है और पानी में ना हल पजीर है। ये बेजायका या मछली वाली बू रोकता है। हासिल करने के ज़राए पीली और हरी सब्जियां आ जाती हैं, पीले इसके अंदर फल आ जाते हैं, डेयरी की मसनूआत आ जाती हैं, अंडे की जर्दी आ जाती है, जिगर आ जाता है, ठीक है, गुर्दे और मछली वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इस्तेमाल में देखते हैं तो कहते हैं कि इसकी कमी से शबकोरी की बीमारी लाहक हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि इसमें पेशेंट को रात के वक्त नज़र नहीं आएगा, ठीक है। दिन में उसकी आइट साइट ठीक होगी लेकिन रात के वक्त जो है वो नज़र नहीं आएगा पेशेंट को। इसलिए निकाह के मामले में इसकी अहमियत जो है मुसलमा है, ठीक है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस है वो ज़रूरी है हमारी आई साइट के लिए। इसके अलावा ये हड्डियों, दांतों के असाब को भी मुतासर होते हैं और वज़न में कमी और खुश्क जल्द का हो जाना और बांझपन भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है, कि विटामिन ए की कमी की वजह से जो है वो हड्डियाँ और दांत भी अच्छे नहीं होंगे, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, वज़न में कमी होगी, ठीक है, स्किन बहुत ड्राइनेस में चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की भी रीज़न बनती है। अब मुआलिजाना जो खुराक है जो आप नॉर्मली ले सकते हैं इसकी डोज वो 7.5 मिलीग्राम से लेके मतलब लेते हैं दिन में 1 मरतबा। और विटामिन डी आ जाता है, ठीक है। अभी भी चिकनाई में हल पसीर होता है, पानी में हल पसीर नहीं होता है, ये भी जायका इसका जो है वो मतलब बेबू ये होगा, ठीक है, और टेस्टलेस होता है, ठीक है, और या हल्की सी इसके अंदर जो है ना स्मेल होती है और कलमी मरकब है, ठीक है, क्रिस्टल्स होते हैं इसके भी। हासिल करने के ज़रिए इसको भी हम अंडे की ज़रिए से, डेयरी की मसनूआत से, मछली का तेल और दूध, स्टूडेंट जितने भी विटामिन हैं ना उनको हम अपनी डाइट से हासिल करते हैं। अब डाइट किस किस पे कंसिस्ट करती है, या तो वो डेयरी प्रोडक्ट होती हैं उसके अंदर, ठीक है, दूध, अंडे, मक्खन वगैरह, या गोश्त होते हैं, ठीक है, या अनाज होते हैं, इन्हीं के अंदर इनकी अमाउंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अभी जो विटामिन है ये हमें ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट से मिलती होती हैं, ठीक है। विटामिन डी जो है तो अंडे की जर्दी के अंदर होगा, ठीक है, डेयरी की मसनूआत या मछली का तेल और दूध वगैरह के अंदर। आप कहते हैं विटामिन डी का काम क्या होता है कि ये कैल्शियम को हड्डियों में जज़ब होने में मदद करता है, ठीक है। अगर आप जो है वो कैल्शियम ले रहे हैं, अगर आप बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम किसी काम का नहीं होगा, तो विटामिन डी के लेवल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फिर क्या करता है उसको जज़ब करवा देता होता है और फिर बच्चों की नशोनुमा को यकीनी बनाता है। इसकी कमी से कैल्शियम हड्डियों पर नहीं जा सही
सही नहीं जमा होती, ठीक है, जिसकी वजह से हड्डियों की मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। यानी कि कह रहे हैं कि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो ये सही तरह से इसकी जो है वो एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी। जब सही नहीं होगी तो हड्डियाँ मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाएँगी, हड्डियाँ टेढ़ी होंगी, कमज़ोर होंगी, ठीक है। मसलन खोपड़ी की हड्डी नरम हो जाती है, रीढ़ की हड्डी भी नरम हो जो है वो टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं मौलिजाना खुराक की बात करते हैं तो 1 से 5 मिलीग्राम तक इसकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। अब विटामिन ई के बारे में कहता है कि विटामिन ई ये भी जो चिकनाई के अंदर हल पसीर है और वाटर के अंदर नहीं है। कमरे ये नॉर्मली क्या होता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये क्या होता है, लिक्विड होता है, तेल की शक्ल में होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इसको भी आप जो है वो अपने जो है नबाताती यानी प्लांट से हासिल कर सकते हैं, यानी प्लांट के जो ऑयल है उनके अंदर प्रेजेंट होगा नबाताती तेल जिसको कहते हैं, ठीक है। चिकनाई के अंदर होगा, डेयरी की जो प्रोडक्ट हैं, गोश्त हैं, दालें, सब्जियाँ, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इस्तेमाल में देखते हैं तो कहते हैं कि ये जो हमारे सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो खुलियों की जो झिल्ली होती है, ठीक है, ये उसको बनाने में इसका रोल होता है। इसके अलावा ये इसकाते हमल से बचाव, ठीक है, माहवारी के अमराज और दूध में इजाफे का काम करता है, ठीक है। यानी कि फ़ीमेल के ऊपर इसके अच्छे असरात होते हैं कि जो है ना वो प्रेगनेंसी को सेव करता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद कहता है कि मुआलिजाना खुराक में देखते हैं कि आम तौर पर इसकी कमी शाज़ व नाज़री होती है। विटामिन ई कह रहा है इसकी कमी आम रूटीन में नहीं होती। ये कायनात में कसरत से पाया जाता है, मतलब मुख्तलिफ आप जो डाइट ले रहे होते हैं उसके अंदर इसकी अच्छी अमाउंट आपको मिल जाती है। डाइट के थ्रू ये पूरा हो जाता है। अब विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के जो है स्टूडेंट इसका काम ये होता है कि अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे ये खून को जमाने में हेल्प करता है, क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, क्लॉटिंग फैक्टर है ये हमारी बॉडी का, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये भी जो है ना चिकनाई के अंदर हल-पसीर होता है और ये थोड़ा-सा या तो ठोस शक्ल में होता है या तेल की शक्ल में होता है। अब इसको भी आप हरे पत्तों वाली सब्जियों से टमाटर, फल, गोभी, अंडे, ठीक है, और गोश्त यानी जिगर वगैरह से हासिल कर सकते हैं। अब इसकी कमी से जो है क्या होता है कि खून के जमने का वक़्त बढ़ जाता है, ठीक है। अब जहाँ पे मतलब ज़ख्म बना होगा वहाँ पे जब जो है विटामिन के की कमी होगी तो खून जो है वो प्रॉपर्ली जमेगा नहीं, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लेगा। तो इस वजह से कहते हैं कि जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर है हमारा, और किसी हादसे या ऑपरेशन की सूरत में जिस्म से ज़्यादा मिकदार में खून ज़ाया हो जाता है, ठीक है। अगर कोई हादसा हो गया और विटामिन के का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम है तो वो खून नॉर्मली क्या होगा कि ये जो है विटामिन के उसको आके ब्लॉक कर देगा उस जगह को। लेकिन जब जो है ये इसकी कमी होगी तो खून ब्लॉक नहीं होगा। फिर कहते हैं कि 5 मिलीग्राम दिन में 1 मरतबा हम इसकी दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हार्मोन से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है हार्मोन्स, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि हमारे पास ग्लैंड्स थे, ठीक है, जो कि डिफरेंट काम कर रहे थे। अब वो जो उनकी सिक्रीशन होती है ना वो हार्मोन कहलाती है। ये कीमिया मरकबात होते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, बगैर नालिके के दूध से पैदा होते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं। और ये खून के ज़रिए, जब नाली इनके लिए नहीं है कि नाली में ये सिक्रीट करके पहुँचा दिए जाएँ किसी एक जगह पे, ठीक है। तो आप कहते हैं कि किस तरह से पहुँचते हैं, खून के ज़रिए पहुँचते हैं, खून इनको लेके जाता है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास 2 तरह के हार्मोन आ जाते हैं। एक तो प्रोटीन वाले हार्मोन आ जाते हैं और दूसरे हमारे पास जिनसी हार्मोन आ जाते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन वाले हार्मोन जो है इसमें कह रहा है कि एड्रेनलिन आ जाती है, ठीक है। एड्रेनलिन गुर्दे का हार्मोन है, ठीक है। गुर्दे के ऊपर ये मतलब प्रेजेंट होता है और इसे हम इससे जो हार्मोन बनता है, ठीक है, निकल रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है। एपिनेफ्रिन क्या होता है कि ये मतलब सफ़ेद रंग का होता है, बेबू होता है, पानी के अंदर और अल्कोहल के अंदर हाल पजीर होता है। इस्तेमाल क्या है कि ये दिल को तहरीक देता है, यानी दिल को स्टिमुलेट करता है कि वो जो है काम करे, ठीक है। ब्लड प्रेशर ये बढ़ाता है, सांस की नालियों और आंतों के असलात को ढीला कर देता है, ठीक है। सांस की नालियों को रिलैक्स कर देगा, फैला देगा ताकि सांस लेने में आसानी हो। इसके अलावा कहते हैं कि ब्रोंकाई के दमा में फौरी आराम पहुँचाता है, ठीक है। अब यानी कि जिन पेशेंट्स को स्टूडेंट मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके अंदर जो ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई जो है ये क्या है कि हमारे लंग्स का एक पोर्शन है। अब वो क्या होता है कि जब ये होता है मसला, ठीक है, अस्थमा का मसला होता है तो उसमें रेशा वगैरह जमा हो जाता है। एड्रेनालिन की इंजेक्शन जब हम देते हैं तो उस कंडीशन में नालियाँ जो डायलेट कर जाती हैं, फैल जाती हैं और सांस को या हवा को गुजरने का रास्ता मिल जाता है। इसके अलावा शदीद ज़ुकाम और एलर्जी की मुख्तलिफ सूरतों में दिया जाता है एड्रेनालिन, ठीक है। अब जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, अगर उनका हार्ट भी जब सडन काम करना छोड़ देता है तो उस स्टूडेंट उस कंडीशन में भी हम एड्रेनालिन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसको हार्ट में लगाया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि इसकी जो खुराक होती है दौरान असलाते, ठीक है, जो मसल्स में हम लगा रहे होते हैं मिकदार वो 0.2 से लेकर 2 मिलीग्राम तक लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मरहम, महलूल और सस्पेंशन की सूरत में भी मिल जाता है, ठीक है, यानी इसकी ऑइंटमेंट भी मिल जाती है, इसका पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक है, हमें, और हम जो है वो सिरप की फॉर्म में भी मिल जाता है। उसके बाद कहता है जी थायरॉक्सिन है, ठीक है। थायरॉक्सिन जो है ये भी कहते हैं कि ये बेज़ायका होता है, बेबू होता है और पीले पाउडर होता है, ये भी पीले रंग का होता है और पानी में ना हल पजीर और अल्कोहल में हल पजीर होता है।
ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है कि ये जो गिलट का इलाज होता है, ठीक है, गिलट के इलाज में मुफीद है। अब गिलट क्या होता है स्टूडेंट, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है जो गले के अंदर होता है, ठीक है, वो बहुत साइज़ में बड़ा हो जाता है, ठीक है, सूज जाता है, बड़ा साइज़ का हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उसको कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गिल्टर कहते हैं। उसके लिए कहते हैं ये बहुत मुफीद है। अब क्या होता है कि ये थायराइड को दूध से हासिल होता है, ठीक है, थायरोक्सिन, यानी इसको ये कहाँ से बना होता है, थायराइड ग्लैंड से। इसको आईवी इंजेक्शन और मुंह के ज़रिए भी दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो अक्सर आपने देखोगे थायरोक्सिन एक टैबलेट आती है, ठीक है, जो कि पेशेंट को देनी होती है, हमें अर्ली मॉर्निंग देनी होती है, ठीक है, तो ये वही होती है, ठीक है, ये थायराइड के पेशेंट के अंदर जो है थायरोक्सिन की अमाउंट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन अगेन प्रोटीनी हार्मोन है, हमारी लबलबा से पैदा होता है और इसकी तरकीब भी इसकी तरकीब भी की जा सकती है। इंजेक्शन का महलूल बेरंग माया होता है, ठीक है, इन इंसुलिन के इंजेक्शन आपने देखे होंगे कि वो बिल्कुल वाइट कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। अगर इंसुलिन की कमी होगी तो आपको पता है कि खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिन में आना शुरू हो जाएगा, चिकनाई और प्रोटीन का इस्तेमाल मुतासिर होता है, नाइट्रोजन का अखराज बढ़ जाता है, गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं और इसका जल्दी इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, जल्दी इंजेक्शन दिया जाता है, यानी स्किन के अंदर ये इंजेक्शन लगता है, ज़्यादातर पेट पे लगेगा, थाई में लग रहा होता है, ठीक है, या फिर जो है ना आपके जो बाजू होते हैं, ठीक है, इनकी बैक साइड पे लगता है। ये मुंह के ज़रिए मैदे में ज़ाया हो जाता है, ठीक है। अगर आप इंसुलिन को ओरली देंगे तो स्टमक का जो मतलब इन्वायरमेंट है वो इसके सूटेबल नहीं होगा और वहाँ पे जाके इंसुलिन काम नहीं करेगी। इसकी ज़्यादा मिकदार से शुगर कम हो जाती है, जिससे असाबी निज़ाम भी मुतासिर हो सकता है और दौरे भी पड़ सकते हैं, यानी शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाए तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है उसका नर्वस सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास जिनसी हार्मोन आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये कहता है जी सबसे पहले जो फीमेल का हार्मोन है उसमें एस्ट्रोजेनिक हार्मोन आ जाता है, ठीक है। ये कहता है कि जी यूट्रस में पैदा होता है, सॉरी ओवरीज में पैदा होता है, ठीक है, बेरंग होता है, बेबू होता है, पानी में ना हल पजीर है और अल्कोहल में हल पजीर है। उसके बाद इस्तेमाल की बात करते हैं तो कहता है कि ये जिनसी गदूद की नशोनुमा को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है फीमेल की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी नशोनुमा का ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। जैसे कहता है कि हेयर ग्रोथ, ठीक है, आवाज़ ऊंची होना, बारीक होना। इसके अलावा जो है मिल्क की प्रोडक्शन, जो है फिर पीरियड्स के अमराज जो होते हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो फीमेल जिनको ब्रेस्ट कैंसर का इशू हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी जो तलीदी निज़ाम के अज़ाएँ, ठीक है, उनका कैंसर होगा और मर्दों में प्रोस्टेट दूध के कैंसर में इस्तेमाल करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन सफ़ेद कलमी पाउडर होता है, बेबू होता है, बेरंग होता है ये, ठीक है, सॉरी वाइट कलर का होता है ये, ठीक है, और पानी में ना हल पजीर है और अल्कोहल में ये हल पजीर हो जाता है। इस्तेमाल की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये हार्मोन जो है क्या करता होता है कि यूट्रस में जाके एग को फर्टिलाइज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसके अलावा प्लेसेंटा की तैयारी में इसका अहम किरदार होता है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है कि ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है, बेबी के इर्द गिर्द। तो ये सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, बेबी को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसकी प्लेसेंटा की जिम्मेदारी होती है। उसके कहता है कि जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है, उसके इलाज में और 5 दिन से ज़्यादा खून बहने के मामले में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और ये मुँह के ज़रिए भी गैर मौसर है, ठीक है। इसका फिर आपको इंजेक्शन लगवाना होता है जो कि 20 से 60 मिलीग्राम तक होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेल हार्मोन की। अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो आता है जी टेस्टोस्टेरोन आता है, ठीक है, जो कि टेस्टिस से पैदा होता है, ठीक है। इसमें भी कहता है कि जो इसका इस्तेमाल जो है वो मेल के अंदर होता है, ठीक है। इसमें ये फीमेल के अंदर नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन ये कि जो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके इलाज में कम्बिनेशन में दिया जाता है। इसको भी जो है ऑरली नहीं दिया जाता, ठीक है, आप इसको इंजेक्शन का लगवाते हैं, ठीक है, 5 से लेकर 25 मिलीग्राम तक इसकी हफ्ते में एक डोज